supports are at same level. The supports are at level. And third, with the effect of wind, with the effect of wind, with the effect of, हो गया सर, ऑडियो नहीं लेना, with the effect of wind and ice coating, ice, ICE, ice coating, बर्फ की कोटिंग, ice coating. No. Number one, when the supports are at same level. When the supports are at same level. Heading डाल लो number one. इक्वल लग रहा है या अलग है? अब ठीक है। हाइट दोनों पोल की क्या होगी? जैसे ये वाली यहां से लेकर यहां तक की क्या होगी? जैसे अगर ये ग्राउंड मान रहे हो, ये जो है एच पोल की हाइट हो गई आपकी। दोनों पोल अगर सेम लेंथ पे हैं उसको आप कंसीडर कर लोगे। नाउ पोल का अब देखो, ये पोल है, ये इसकी क्रॉस आर्म है, कंडक्टर आपके क्रॉस आर्म के ऊपर आएंगे। नाउ हाइट ये वाली यहां से लेकर यहां तक की होगी या यहां से लेकर क्रॉस आर्म तक की काउंट? क्रॉस आर्म तक की काउंट होगी जहां पे वायर आपका माउंट होगा। ठीक है, ऊपर वाली को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी हाइट होगी। एक चीज बताओ, क्या दोनों पोल की सेम हाइट होगी या अलग अलग हाइट होगी? अगर मान लो कि पहला वाला केस ही हमने क्या लिया, सेम हाइट लेवल, मतलब कि दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है, सेम है। अगर सेम है तो सेक कहाँ आएगा? वैसे तो वेट तो एक ही किसी पॉइंट पे आ रहा होता है, तो यहाँ पे वेट यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये वेट यहाँ से नीचे जाने को हो रहा होगा। ठीक है, नाउ कोई भी पॉइंट मान लो, उसका वेट मान लो W। ठीक है, और इस पे क्या है, टेंशन भी लग रही होगी इस पॉइंट पे, एक इधर जा रही होगी, एक इस साइड भी जा रही होगी टेंशन। नाउ यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या है, सेक L/2 इन L/2। अगर दोनों पोल के बीच में स्पैन लेंथ L है तो L/2 और L/2 मतलब जो L/2 के बीच के अंदर क्या आ रहा होगा, अंदर आ रहा होगा। यहां से लेकर ये आपका ग्राउंड है, यहां से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम क्लियरेंस। नो, अगर आपको ये डेटा दे सेग कितनी आएगी बता सकते हो? फॉर्मूला बताओ। W/L²/80। ये सेग का फॉर्मूला है। आपको स्पैन लेंथ दे देगा, L क्या है, स्पैन लेंथ मतलब दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस होगी, W वेट। अगर वो दे दी जाए तो आप सेग निकाल सकते हो कि आपकी सेग कितनी आ जाएगी, ये लेंथ के अंदर आ जाएगा आपका। ये क्लियर है? तो ये बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रख लेना। चलो
पहले लिख लो, द टोटल वेट इज कंसिडर्ड टू बी is considered to be is to be concentrated at the middle of span, at the middle of span. Now ठीक है, बना लो। ये बोर्ड थोड़ा सा तिरछा है। थोड़ा ऊपर देख ध्यान से। थोड़ा सा इधर को ऐसे नीचे से ये तो थोड़ा तो सही लग रहा है, सीलिंग लग रही है, सीलिंग लग रही है यहाँ पे। ये भी फ्लोर का भी हो जाता है क्या? वैसे ये डेरिवेशन से निकलता है कि जैसे एक कोई पॉइंट P है x, y, तो ये एक फोर्स इसको नीचे ला रहा होगा, एक इधर ला रहा होगा। तो मान लो यहाँ से एक फोर्स आ रहा होगा W इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू L/2 होती है, मतलब एक्स आपका हो गया ना हॉरिजॉन्टल वाला, y तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी L/2। W(x²/2t) वैसे फॉर्मूला बनता है, उसमें एक्स की वैल्यू L/2 हम पुट करते हैं। इसको तो मिटा दो। जैसे कोई पॉइंट आप x, y लेते हो ना, फॉर्मूला एक्चुअल में ये बनता है W(x²/2t), मतलब x इधर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो, और वही आप हॉरिजॉन्टली ये मान लो। x की वैल्यू है L/2, जब आप इसमें L/2 पुट करते हो तो क्या आ जाता है WL²/8t। एक्चुअल वैसे ही होता है WX²/2t, मतलब यहां से जहां तक डिप आ रही है जिस पॉइंट पे, उसकी डिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्या, हाँ पहले ये पॉइंट एक आध और लिख लो इसमें। इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? दो, कौन कौन से? एक तो आपका वेट की वजह से लग रहा है, एक टेंशन की वजह से। जो वेट वाला फोर्स है वो किधर से लग रहा है? वर्टिकल फोर्स है। और जो टेंशन वाला है वो कौन सा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, नाउ ये जो डिप है ये वहां पे रुकेगी जहां पे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, वहां पे आके इक्विलिब्रियम आता है, स्टेडी स्टेट आता है। ठीक है, तो इसका वैसे ही पॉइंट लिख लो, क्योंकि बेसिक सबको पता है कि हाँ इन दोनों के पास में होता है, मिडिल के अंदर आता है इक्विलिब्रियम। weight is considerable on weight is considerable as weight is considerable as
वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, weight is considerable as vertical force. Next point, tension on the conductor, tension on the conductor acts as horizontally, acts horizontally, tension on the conductor acts horizontally, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम कहाँ था, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, वो मिडिल के ऊपर होते हैं। चलो ये भी लिख लो देर भाई, एक सेकंड, ओपीआर मैंने लिखवाया नहीं, चलो ये रहने दो, क्योंकि फिर ओपी फिर वो कैलकुलेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये बना लिया, फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, व्हेन द सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल, व्हेन द सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल। ये आपकी पोल की हाइट है, अलग अलग पोल की आपने हाइट ले रखी है। इसके केस में क्या होगा, क्या ये सैग ऐसे आएगा, या कोई और शेप दे? एक्चुअली दो फोर्स काम करते हैं हर एक पॉइंट पे, एक डाउनवर्ड एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे होगा, नाउ खिंचाव ऐसे ना, नाउ वर्टिकल वाला तो नीचे ही है, तो इसका मतलब जाएगा किधर ये। पहले वाले के अंदर क्या था कि दोनों के दोनों इक्वल हाइट के ऊपर थे, वो हॉरिजॉन्टली लग रहा था, ये वर्टिकल लग रहा था। अब इस केस के अंदर अगर आपने देखा हो कभी पकड़ के, तो मैक्सिमम कहाँ लगता है, डिप कहाँ आती है सबसे ज्यादा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड? कौन सा वाला देखा है भाई तुमने? लेफ्ट वाले हम्म, यही होता है जो हाइट के ऊपर जाए, यहां आने वाली है। नाउ अगर टोटल लेंथ एल है, तो जहां पे ये डिप आ रहा है, क्या ये पॉइंट, ये लेंथ L/2 बोल सकता हूं आपने? ये नहीं बोल सकता। तो जैसे मान लो एक लेंथ को हम बोल लेते हैं x1 और दूसरी लेंथ को x2, ये बोल सकते हैं। इस पोल की मान लो हाइट आप h1 है, और इस पोल की h2। L-x2 पे मैं मतलब sec कौन सा है, पहले वाले में sec कौन सा था, ये मींस पोल की हाइट से जहां तक कंडक्टर डिप कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, नहीं, दोनों की अलग अलग सेग निकलेगी।
वहां से जहां तक ये मैक्सिमम नीचे वाले पॉइंट पे जहां डिप आ रखी है वहां तक की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, सैग, माइनस नहीं मतलब सैग हो जाएगी। क्या टोटल, टोटल उसके लिए ये वाली S2 है और इसके लिए ये है। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है तब S2 माइनस S1 ये आएगी। अब डिफरेंस निकालना है तुम्हें, क्या एवरेज ऐसे कैसे बता सकते हो कि ये वाली आएगी यहां से, दोनों का अलग अलग ही निकलेगा। S1 अलग से निकलेगी, S2 अलग से निकलेगी। नाउ कैलकुलेशन मेन किसके लिए करते हैं हम, क्लियरेंस। और क्लियरेंस कौन सी होगी, ये आपका ग्राउंड है, यहां से लेकर ये आपकी मिनिमम क्लियरेंस आ गई। ठीक है, ये मिनिमम क्लियरेंस है, इसकी कैलकुलेशन के लिए करते हैं। मिनिमम क्लियरेंस कैसे बताओगे कि कितनी है, मिनिमम क्लियरेंस बताओ भाई। H1 अगर आपने सेग निकाल लिया, सेग का फॉर्मूला आता है S1 इक्वल टू W, एक्चुअल में x x ही दोनों की, जैसे मान लो x अगर ले लेते तो क्या आ रहा था, W x स्क्वायर अपॉन 2t, तो वही आ जाएगा W x1 स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ आ जाएगा। S2 कितना आ जाएगा, W x2 स्क्वायर अपॉन 2t। ठीक है, क्या हुआ, पहले पहले वाले के अंदर ये जो डिस्टेंस थी ये दोनों की एक्स एक्स ले रहे थे बराबर, एक्स की वैल्यू बाद में L/2 जब यहाँ पुट कर देते तो आता था डेरिवेशन के अकॉर्डिंग W L स्क्वायर अपॉन 8t। एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है कि यहां से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस जहां पे जिस पॉइंट पे सेग आ रहा है, नो फॉर्मूला ये दोनों बन गया। मतलब S1 और S2 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी अगर आपने जिस पॉइंट पे डिपा रखा है वो x1 निकाल लिया। ठीक है, वेट आपको पता है, x1 पता चल गया, अगर टेंशन आपको पता है तो S1 निकल जाएगा, S2 भी निकल जाएगा। नो, अगर ये नहीं पता और आप सामने खड़े हो तो नाप के बता देना, नाप के भी तो बता ही सकते हो कि हाँ भाई इस डिस्टेंस तक आ रहा होगा पोल के ऊपर, आपने नाप के कि हाँ ये S1 आ गया। नो, मिनिमम क्लियरेंस कितना लग रहा है, अगर मैं H1 में से S1 घटा दूं तो आपकी मिनिमम क्लियरेंस आ जाएगी। H1 पोल 1 की हाइट है, H1 माइनस S1, और या फिर H2 माइनस S2 कर दें तो भी मिनिमम क्लियरेंस आ जाएगी। उसके अंदर तो सिंपल था, जो भी पोल की हाइट है उसमें से सेक को माइनस कर दो, वही उसके अंदर था मिनिमम क्लियरेंस का। इसमें भी तो यही था, मिनिमम क्लियरेंस टोटल हाइट में से आप S निकाल दो, जो भी आपकी मिनिमम क्लियरेंस है वो क्या है, H माइनस S। ठीक है, नाउ हाइट में डिफरेंस, ये जो ग्राउंड है अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है, मतलब बताना कि सैग यहीं आएगा या इस बार यहाँ आएगा। अगर पहाड़ टाइप है, एक पोल मैंने लगाया है 10, में तो पहला वाला केस बनेगा या दूसरे वाला, दूसरे वाला केस बनेगा, क्योंकि इस बार भी सैग ऐसा ही कुछ बनेगा, याद रखना। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि उसको सेम हाइट के अंदर हो गए, पोलों की आपने सेम हाइट ले ली, क्योंकि मेन आप वाला है वो तो एक तरीके से मिनिमम क्लियरेंस आपकी हो गई। और पोल की हाइट में डिफरेंस, जैसे यहां से यहां तक की डिफरेंस ये वाली, तो अपन निकाल लेंगे हाइट डिफरेंस, पोल हाइट कितनी आएगी,
H1 बता सकते हैं? H2 माइनस H1, तो आप क्या मैं S2 में से S1 घटा दूं तो भी आ सकते? पोल की हाइट के बीच में डिफरेंस ये इतना है, इसमें से ये S2 माइनस S1, जबकि इसको यहां से भी आप देख सकते हो, अगर ले हाइट में डिफरेंस, तो इन चीजों का ध्यान रखना। बेसिक अगर आपसे हाइट में डिफरेंस पूछ ले, अगर दोनों सेक दिए हुए हैं तो आप उन दोनों का डिफरेंस ले लेना, और अगर आपको पोल पोल की हाइट दे रखी है तो पोल की हाइट का डिफरेंस ले लेना, तो आपको जो भी पोल की हाइट में डिफरेंस नजर आ रहा है वो आपको मिल जाएगा कि ये दूसरा वाला S1 WX1। अगर आपको ये पता चल जाए कि डिप कहाँ X1 और X2 है, तो ये फॉर्मूला यही होता है WX² अपॉन 2T। वहां x था, जब x की जगह L/2 पुट करते हो तो L² अपॉन 4 बनता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, WL² अपॉन 8T। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैक्सिमम काम में आपके वो ही आएगा, WL² अपॉन 8T। बाकी फॉर्मूला ये होता है WX² अपॉन 2T। ठीक है, इसको बनाओ। हाँ, X1 प्लस X2 जो है वो आपके क्या है, वो L के इक्वल है। जो X1 और X2 है ना, अगर आपको डायरेक्टली दे दे तो ठीक है, लेकिन लेंथ वगैरह दे तो इन अकॉर्डिंग निकलेगा फिर X1 और X2। अगर आपको सिर्फ स्पैन ही दी हुई है, X1 X2 नहीं मिलता है, तो इनसे निकाल सकते हैं। बाकी ये नहीं पूछता है आपको, ये थोड़ा टफ बन जाता है।
वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि आपको x1 x2 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर x1 x2 नहीं बनेगा तो इस फॉर्मूला से निकलेगा, वो टफ बनेगा। यहाँ h इक्वल टू S2 माइनस S1 है। आप S2 और S1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो W अपॉन 2t तो कॉमन आ जाता है, अंदर बनता है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, यही बनता है। तो उस x1 x2 निकल जाती है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं बेसिकली, वो हाइट के डिफरेंस के बेसिस पे जाते हैं, ये हाइट का डिफरेंस है। ये वाला काम का नहीं, वही WL² अपॉन 8t वाला है मेन आपके। इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस कोटिंग, with effect of wind and ice coating, with effect of wind and ice coating। ये क्या इफेक्ट होता है? जैसे कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, अगर हवा चल रही उसको, जैसे हॉरिजॉन्टल सैग, ये कंडक्टर आपके ऐसे हो रहे हैं, ये भी तो एक तरीके का सैग है, मतलब हवा के चलने की वजह से। दूसरी चीज ये होती है कि कंडक्टर आपके रहते हैं तो उनके ऊपर कई बार क्या होता है, स्नोफॉल होता है, जो जहाँ मतलब हर जगह नहीं, जहाँ पे स्नो गिरती है, लाइक जैसे मसूरी है आपका, या धनौल्टी है, या मनाली है, हिमाचल आ गया, तो वहां पे स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल में क्या होगा, कंडक्टर्स के ऊपर जो परत जम जाएगी बर्फ की, जो भी आइस कोटिंग हो जाएगी पूरी की पूरी, और वो जमी हुई रहती है, पिघलती भी नहीं है। नाउ पहले तो कंडक्ट वेट किसका था, कंडक्टर का था ओनली, वेट ऑफ कंडक्टर। अब एक आइस का भी वेट इसके साथ में आ गया, तो क्या ये इस पे वर्टिकली फोर्स डालेगा, आइस का जो वेट है। अब दोनों WC+WI बन जाते हैं, दोनों के दोनों मिलके, तो दोनों डाउनवर्ड फोर्स डालते हैं। तो कोई भी जो कंडक्टर है, अगर आइस कोटिंग आएगी तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा WC और WI, ये दो फोर्स लगेंगे, मतलब दोनों वेट नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, और जो हवा आ रही है वो उसको हॉरिजॉन्टल प्रेस करेगी, या तो इस साइड या इस साइड, किधर भी मान लो, फॉर एग्जांपल इस साइड ले लेते हैं, ये कौन, विंड का भी कुछ वेट लगाएगी, विंड का भी फोर्स होगा। नाउ जो सैग बनेगा वो कहाँ बनेगा, दोनों का मिला। अगर दोनों एक, देखो अगर अकेली आइस है तो नीचे ज्यादा, थोड़ा सा नीचे जाएगा क्योंकि वेट इस बार ज्यादा हो गया है ना, वहां हवा थोड़ी ज्यादा चलती है कंपेयर टू नॉर्मल, तो हिल स्टेशन वगैरह के ऊपर हवा चलेगी, बर्फ नहीं है, आइस कोटिंग नहीं है, तो ओनली सेट हॉरिजॉन्टल बनने वाला है। नाउ डब्लू हॉरिजॉन्ट, अगर डब्लू है ओनली, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल सेट बनेगा या फिर वर्टिकल बनेगा, हॉरिजॉन्टल। एक चीज बताओ, आइस कोटिंग नहीं है लेकिन ये वेट ऑफ कंडक्टर तो है, मिलाकर के बनेगा, और यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर आइस है तो थोड़ा सा इधर और हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ ज्यादा चला जाएगा। WI नहीं है इसका मतलब ये मत समझो कि वेट ऑफ कंडक्टर नहीं है, हाँ, लेकिन अगर विंड नहीं है ज्यादा तब बिल्कुल नीचे ही आएगा। ये क्लियर है, तो आइस कोटिंग और इनका भी इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा,
मेनली। तो जैसे मान लो कि कुछ एंगल होगा थीटा वगैरह, तो ये बनाते हैं एक बार, पहले इसके लिए थोड़ा सा लिख लो। इन द हिल एरियाज, in the hill areas the wind pressure are more. In the hill areas the wind pressure are more, thereby conductor subjected to horizontal displacement, thereby conductor subjected to horizontal displacement. Similarly, tropical areas, similarly in the trop there is continuous आइस फॉल लिख लो, स्लैश करके स्नोफॉल कर लो, आइस फॉल या स्नोफॉल कर लो, स्नोफॉल, स्नोफॉल दोनों ही लिख लेना। which increases vertical displacement which increases the influence of thereby the influence of wind pressure, thereby the influence of wind pressure and ice coating, thereby the influence of wind pressure and ice coating will cause cause will cause vertical and horizontal displacement, vertical and horizontal इसको आप ऐसे बना देना। ये आपकी क्या हो गई, आइस कोटिंग बोल सकते हैं, और ये आपका कंडक्टर है ही। मान लो यहां से हॉरिजॉन्टल से आप कुछ एंगल देखोगे इसको, तो में होगा, हवा नहीं है तो ये नहीं होगा। नो, इसको दोनों के साथ में स्टडी करते हैं, तो WT कितना आएगा वैसे? आपको वेट ऑफ कंडक्टर पता है, वेट ऑफ आइस भी पता है, और अगर वेट ऑफ बन रहा है इधर, तो WT इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ WC प्लस WI का स्क्वायर प्लस WW का स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा ना। नो, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होता है टेन थीटा,
तो पंडित परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? थीटा के सामने वाला, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये आपका थीटा आ गया। जिसकी वैल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कम होती है तो उसके केस में क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो आपका जो थीटा है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे जीरो से ऊपर बढ़ती है ना, जीरो से ऊपर ऐसे जाता है ग्राफ, जीरो से लेकर 90 तक टेन थीटा का। तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है आपका थीटा बढ़ेगा। तो मान लो कि डब्ल्यू डब्ल्यू जैसे आ जाएगा कि ये वाली वैल्यू जीरो, तो और इसको जीरो पुट कर दे टेन इनवर्स इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इनफाइनाइट आता है 90 पे, मतलब वर्टिकल सेग आएगा। तो जाएगा सेग का अपॉन 2t बता रखा, तो आप सेम मान ला कि x इक्वल टू L/2 ही होगा। मतलब मिड के अंदर ही आपका सेग आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट उसने पोल लिए होंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बनाना। ये आइस को इसको कंडक्टर लिख लेना। यहाँ अलग पेन से चाहे लिख लेना, डब्ल्यू सी प्लस ये डब्ल्यू आई बन जाता है। वो तो पता होगा वैसे बेसिक कि हाँ ये दोनों वेट है। वैसे ये जो सेग निकलता है ना, इसका एक और नाम है स्लेंट सेग, को एस से डिनोट करा सकते हैं, स्लेंट सेग। मतलब स्लेंट सेग के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अगर आपसे स्लेंट सेग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? और वर्टिकल कितनी वैल्यू आएगी इनकी? मतलब स्लेंट सेग है, इसी के कंपोनेंट पूछेगा, या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। इसके दो मेन तो इधर निकल रहा है ना सेग। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। कौन सा वाला आएगा कॉस और कौन सा वाला आएगा साइन? डब्ल्यू डब्ल्यू वाला आएगा मेन कॉस में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल है तो इसको कर दो एस एस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एस एस साइन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्लेंट सेग है एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्लेंट सेग। स्लेंट सेग का मतलब कि इसमें दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
हो गया है बाकी है। तो आइस कोटिंग में से कैलकुलेशन कर सकते हो, वो ये WL²/8T। ठीक है। नाउ अब वो वेट दे देगा, या तो आइस का देगा तो कंसीडर कर लेना, विंड का भी दे तो कंसीडर कर लेना। ये लिख लेना विंड, ये W विंड के लिए है, WI मतलब आइस का वेट है, WC यानी कंडक्टर वेट। यहाँ लिख देता है। तुम्हारा तो सिनोनिम ही है भाई, तुम्हारा सिनोनिम ही है ना विंड। किशोर दा नाम है क्या इसका? किशोर दा नाम है। कई बार इन जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे एक एग्जाम में दे रहा था, उसमें आया जो नया वाला 500 का नोट आया है उसके पीछे किसकी फोटो है। और उस टाइम मैं बाइक से गया था और मैंने 500 के नोट का पेट्रोल भरवा लिया, और वो खुले हो गए पैसे कि अब देख भी नहीं सकते। फिर मैंने 2000 का नोट था, मैंने बीच में ही एग्जामिनर को बुलाया, मैंने कहा यार खुले हैं क्या पैसे? वो करा के लाया था 500 के। फिर देख के किया। इसमें लिखो, हाँ नाउ ये तो हो गया, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। मेनली स्लैंट सैग निकालने के लिए बोलेगा, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आपको दे देगा। जो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं वो आपके किसके बनेंगे, नॉर्मल वाले के। ठीक है, आपको दे देगा क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा हाई हो जाता है और कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछ सकता है। नाउ हॉरिजॉन्टल की आइस की वजह से हॉरिजॉन्टल सैग आएगा या वर्टिकल आएगा, ऐसे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। विंड की वजह से कौन सा आएगा सैग, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। एक चीज बताओ, आइस कोटिंग अगर सेम है पूरे कंडक्टर के ऊपर तो क्या सेम वेट होगा? अगर आइस कोटिंग सेम नहीं है, जैसे कुछ जगह पे आइस कोटिंग है, ज्यादा है, कुछ जगह पे कम हो रही है, कुछ जगह पे है ही नहीं, पूरी लाइन है कंडक्टर की, तो पोल टू पोल आएगा, एक पोल से दूसरा पोल तक। ना उसके केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे आइस ज्यादा आ रखी है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ और ज्यादा आ गई, यहाँ थोड़ी बहुत है। नहीं वो तो चलो हो जाएगा, वो तो एक ही पॉइंट पे आएगा। देखो सैग तो एक ही पॉइंट पे आएगा पूरी लाइन में, चाहे वो यहाँ जाए, चाहे वो यहाँ जाए, चाहे वो मिड में आए, सैग तो एक ही पॉइंट पे आएगा। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन तो हो जाएगी। नाउ अब बात ये है कि अगर ये आइस अलग अलग आती है तो होगा क्या, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो उस वजह से कुछ वाइब्रेशन आना स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ वेट ज्यादा एक जगह पे कम है, इक्वल वेट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अलग अलग वेट होगा तो कंटिन्यूअस एक वाइब्रेशन आना स्टार्ट होंगे और वो लाइन में आएंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट नहीं है, इस वजह से यहाँ वाइब्रेशन आएंगे। वाइब्रेशन का हो सकता है एम्पलीट्यूड हाई हो और हो सकता है लो हो, मतलब हो सकता है ये थोड़े ज्यादा आ रहे हो या हो सकता है कम आ रहे हो, दोनों केस हो सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी हो सकता है तेज हो सकता है स्लो हो। मतलब एक तो कंटिन्यूअस ऐसे आ रहा है, एक आ रहा है कि स्लो डाउन के अंदर चल रहा है, आपका कंडक्टर झूल रहा है, ये वाइब्रेशन आ सकते हैं। वाइब्रेशन का मीनिंग ये है कि अनइक्वल अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आइस कोटिंग की वजह से तो वो क्या होगा, वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखो द अनसिमेट्री, द अनसिमेट्रिक ice coating
the unsymmetric ice coating on the conductor surface and sometimes wind pressure will cause, या will cause ही लिख लो, create भी वैसे लिख सकते हैं, will cause vibrations in the conductors. Sometimes wind pressure will cause vibrations in the conductors. ठीक है, मतलब आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन नियर हवा और आ रही है तो साथ में वाइब्रेशन, हाँ हवा हर बार नहीं है, मान लो कि नहीं होगी तो भी हल्का हल्का वाइब्रेशन आएगा। जैसे मान लो हवा नहीं है तो थोड़ा बहुत हो रहा है, अगर हवा आ रही है तो हो सकता है बढ़ जाए, तो वाइब्रेशन हवा और अनइक्वल जो अनसिमेट्री आती है उसकी वजह से आ सकता है। ठीक है, these vibrations are of two types. These vibrations are of two types. एओलिन, एओलिन या एओलाइन बोल लो, एओलाइन और रेजोनेंट वाइब्रेशंस, रेजोनेंट वाइब्रेशन। ये मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, थोड़े लो एम्पलीट्यूड होता है। हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड समझते हो, मतलब ज्यादा आ रहा है, जैसे मान लो मेरा हाथ ऊपर जाके नीचे आ रहा है, वो थोड़ा ज्यादा जल्दी आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तेज है, लेकिन फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अगर मैं मेरे हाथ को ऊपर से नीचे लेकर आऊंगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखो दीज आर ऑफ, हाँ इसी में एओलिन और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है ना, दीज आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, दीज आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में 50 से 100 हर्ट्ज, 50 to 100 हर्ट्ज एंड लो एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में अप टू 5 mm, अप टू 5 mm, 5 mm मैक्सिमम है, मतलब रेयर केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट डांसिंग और गैलोपिंग वाइब्रेशन, डांसिंग और गैलोपिंग गैलोपिंग, हाँ GALOPING गैलोपिंग। तो कोई जो भी बाहर का आदमी अब निकालता है कोई चीज खोज के, डिस्कवरी करता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग नाम दे देता है। ठीक है, वो अपने को थोड़े हार्ड लगते हैं, अपने वाला निकालता है तो वो क्या देते हैं नाम, जैसे अपने गरुड़ देते, विष्णु देते, हाँ जो भी है। हाँ मतलब इन्हीं में से रिलेटेड देते हैं, जैसे चाहे ट्रेनों के नाम हो या अपने या भगवानों के नाम पे रखे जाते हैं, तो वही बेसिकली चलते हैं। ठीक है, गैलोपिंग और डांसिंग वाइब्रेशन, इसके अंदर क्या है, जैसे डांसिंग का मीनिंग ही समझ रहे होगे, वाइब्रेशन तो नहीं चल रहा होगा, थोड़ा एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा होगा, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है। तो इसमें लिख लो दीज आर लो फ्रीक्वेंसी
these are of low frequency ब्रैकेट में 1 to 2 हर्ट्ज, 1 से 2 हर्ट्ज, एंड हाई एम्पलीट्यूड ब्रैकेट में अप टू 1 मीटर कर लो, 1 मीटर। इन वाइब्रेशंस को कैसे रोकते हैं? यहां पे एक्चुअल में डैम्पर लगते हैं, डैम्पर्स लगते हैं, और साथ में एक स्पाइरल भी किया जाता है यहीं पे पोल के पास में, जो पोल है उसके पास में, ताकि वाइब्रेशन ऐसे कंटिन्यू नहीं जाए। स्पाइरल अगर आप करोगे स्प्रिंग के साथ में लगाओगे तो वाइब्रेशन आगे कंटिन्यू नहीं पहुंच पाते, और डैम्पर लगाते हैं ताकि वाइब्रेशन ना आए। डैम्पर जैसे कैसे होते हैं, देखो ये दिख रहे हैं, ट्रांसमिशन के अंदर होते हैं ये स्ट्रक्चर लगी हुई है ना। नो, एक सेकेंड, ट्रांसमिशन के साथ दिखाते हैं। ये ट्रांसमिशन के अंदर देखो लगे हुए, हाँ ये जो दोनों लगे हुए हैं ना एक्स्ट्रा, ये डैम्पर्स हैं आपके, मतलब वाइब्रेशंस को रोकने के लिए। मेनली आपके इस साइड में ज्यादा जरूर मिल सकते हैं, जैसे जहां पे मेन वाइब्रेशन किसकी वजह से आ रहे हैं, अनइक्वल आइस कोटिंग। अगर अनइक्वल आइस कोटिंग नहीं है तो इतने वाइब्रेशन नहीं आएंगे, जैसे ओनली गैलोपिंग वाला आएगा। अगर हाँ विंड वाला आएगा, मतलब गैलोपिंग या डांसिंग होगा, मतलब कंटिन्यू जाएगा। ये अनइक्वल के अंदर एवोलाइन वाला आ सकता है, एवोलाइन वाला अनइक्वल के अंदर ही आएगा। मतलब अगर अनइक्वल नहीं है तब तो विंड आ रही है, पूरा उधर जा रहा है वायर, फिर आ रहा है, यही चलेगा। तो गैलोपिंग वाला तो लंबा वाला है और एवोलाइन वाला छोटा है। तो एवोलाइन वाइब्रेशंस को रोकने के लिए क्या करते हैं, डैम्पर्स यूज करते हैं एवोलाइन को रोकने के लिए। ये हो सकता है कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पे विंड का ज्यादा प्रेशर आता है, वहां पर भी बेसिकली काम में ले सकते हैं जहां विंड ज्यादा है। अदरवाइज अगर मान लो ओनली वर्टिकल है, विंड इतनी ज्यादा नहीं है, तो आप बेसिक में चले जाओ, ठीक है। तो इसमें लिखो द एवोलाइन वाइब्रेशंस आर, द एवोलाइन वाइब्रेशंस आर minimized by the aeoline vibrations are minimized by damper and extra spiraling of conductor at the terminus point, at the terminus point, at the terminus point मीन्स ये वाला, यहाँ ये कर लो स्पाइरल, ये आपका डैम्पर। बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे याद रखो कि यहाँ बस डैम्पर होते हैं, वो लटके हुए होते हैं वहाँ। किस चीज के बने हुए होते हैं? नॉर्मली तो मेटल के ही आएंगे। एक एक्स्ट्रा वेट होता है, जैसे मान लो किसी भी चीज में थोड़ा सा तुम आगे जाके थोड़ा वेट लगा दोगे तो वाइब्रेशंस कम आएंगे। अगर कोई चीज हिल रही होती है आंधी तूफान में तार, तो आप उसको पकड़ते हो, मतलब वायर की, हाँ भाई ये उड़ ना जाए कोई चीज, पकड़ते ही है। मतलब वो एक वेट पुट करते हैं ताकि कोई वाइब्रेशन भी अगर आ रहा है तो वो रुके। अगर आपका चाय का कप रखा है बस या ट्रेन में, वो हिल रहा है तो पकड़ते हो आप उसको, बस वही एक चीज है, एक वेट पुट किया जाता है डैम्पर्स।
Next, galloping vibrations can be minimized. Galloping vibrations can be minimized by considering flat surface conductors. Flat, FLAT, flat surface conductors. Galloping vibrations can be minimized by considering flat surface conductors. In case of stranded conductor, next point कर लो. In case of stranded conductor, the PVC tape is wrapped WRAPPED is wrapped WRAPPED. PVC tape is wrapped WRAPPED on the surface of conductor. On the surface of conductor. Classification of transmission line. Classification of transmission line. क्या क्या टाइप की होती है? वो पॉइंट्स हो गए हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं इनको? लेंथ. मतलब लेंथ के ऊपर कर सकते हो या फिर वोल्टेज के ऊपर भी इनको दिया जाता है. जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होगी? कितनी? देखो ये हर एक बुक में अलग अलग डेटा है. जैसे कुछ बुक में 0 to 80 है, कुछ बुक में 0 to 60 है, कुछ बुक के अंदर क्या है जो जेई के अंदर आता है. जैसे स्टैंडर्ड तो होता है वैसे 80 शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का 80, लेकिन मैक्सिमम जेई ने जो मान रखा है मतलब जितनी भी एग्जाम में होती है वो 60 को मान के चल रही होती. 60 किलोमीटर. मतलब पेपर बनाने वाला किस बुक पे जा रहा है उसी अकॉर्डिंग वो कर देगा. अगर आपको जैसे मान लो कि वो 60 से नीचे वालों को शॉर्ट में कंसीडर कर रहा है और 60 से ऊपर वालों को फिर दूसरी वाली में आ जाएगा. और वोल्टेज के अकॉर्डिंग बात करें तो वोल्टेज कहां आता है? अप टू 20 केवी तक का अगर वोल्टेज है तो वो कौन सा होगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. नाउ जैसे मान लो कि कोई बोले कि लेंथ तो 40 किलोमीटर है और वोल्टेज है आपका 765 केवी, तो कौन सी लाइन है? ये 40 किलोमीटर लेंथ बताइए. एक्चुअल के अंदर उसने क्या किया होगा? एक चीज बताओ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अगर उसको 40 किलोमीटर की सेंड करनी थी तो वो 765 तो सेंड ही नहीं करता. 765 सेंड नहीं करता. अगर 765 जा रहा है इसका मतलब वो ट्रांसमिशन तो लंबे मतलब ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, जो लेंथ ज्यादा होगी वहां के लिए हो रहा होगा. लेकिन इसने जो लेंथ ली है ये बीच में से कहीं उठाई है कि ये 40 किलोमीटर है, यही 40 किलोमीटर है. उस टाइम पे आप आंसर करना वोल्टेज के बेसिस पे कि वो लॉन्ग है या मीडियम है. दूसरा, ये वैसे 80 तक लेते हैं कुछ बुक्स के अंदर,
मेरे पास भी 80 का ही लिखा हुआ IES और गेट के अंदर 80 वाला ही चलता है, लेकिन जेई लेवल के अंदर थोड़ा 60 वाला चलता है। और ये आपको ये भी है कि अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन आए ना प्रीवियस ईयर के, उनमें भी चेक कर लेना एक बार लेंथ वाला कि आपके उत्तराखंड वाले किस में से मतलब कितना मान के चल रहे हैं, वो किस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन कितना वो मान के चल रहे हैं। मेरे को क्वेश्चन तो मिला नहीं देखो इसका तुम्हारे, लो मेनली 60 लिखा रहा हूँ। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इनकी जो लेंथ है 60 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर, ठीक है। और वोल्टेज 100 की, 20 किलो वोल्ट से लेके 100 केवी तक अगर कोई वोल्टेज आ जाए वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। एंड अबव 150 किलोमीटर जब आप चले जाओगे तो वो हमेशा किसमें कंसीडर कर ली जाएगी, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। कुछ बुक्स में ये 180 भी है, कुछ में 200 भी है। अबव 100 केवी, ठीक है, बनाओ। जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है सब में रेजिस्टेंस होता है, सब में इंडक्टेंस होता है, सब में कैपेसिटेंस होता है। कैसे पता चलता है कि इंडक्टेंस है, पता कैसे चलता है भाई इंडक्टेंस है? लगा होता है, लगा होता है। लगा हुआ नहीं होता। अगर करंट फ्लो करता है, फ्लक्स आते हैं, जहां पे भी फ्लक्स आए, अगर फ्लक्स कटिंग हो रही है इसका मतलब समझ जाओ कि वो कंडक्टर बिहेव करेगा अब इंडक्टर के जैसे, ठीक है। जहां करंट आई वो बन गया, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है ना। कैपेसिटर कैसे फॉर्म होता है, कोई भी वोल्टेज का डिफरेंस आया, जैसे ये कंडक्टर लाइन है, इस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज है जैसे मान लो इसका 20 वोल्ट या 220 वोल्ट, अर्थ का कितना है 0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटर क्रिएट होगा, और यहां से लेकर यहां तक बीच में एयर है वो डाई इलेक्ट्रिक का काम करेगी। कैपेसिटर जो रियल होता है उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, बीच में डाई इलेक्ट्रिक ही भरा होता है। डाई इलेक्ट्रिक एयर भी काम में ले सकते हो या कोई मटेरियल काम में ले सकते हो। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है आरएमएस में, कोई मीडियम लोगे तो उसकी और थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो एयर डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, एक कंडक्टर टू कंडक्टर भी फॉर्म हो रहा होता है। नाउ ये करता क्या वैसे फिर कैपेसिटर, इनमें चार्जिंग करंट जा रही होती है, मतलब एक करंट एक्चुअल में लीक कर रही होती है, उसको चार्जिंग करंट बोलते हैं। एक एक चीज पता है, जैसे इंडक्टर करता क्या है वैसे, पावर लॉस करता है, कौन सी पावर को कंज्यूम करता है, अगर कहीं इंडक्टेंस आ रहा है पावर लॉस तो करेगा, I² इंटू एक्सएल करेगा ही करेगा, I इंटू एक्सएल इसके अक्रॉस ड्रॉप होता है, तो पावर लॉस करेगा, कौन सा वाला पावर लॉस होगा, रिएक्टिव पावर। और कैपेसिटिव, कैपेसिटर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। हम्म, एक मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे इंडक्टर उसको, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं वो करंट सप्लाई करता है इंडक्टर, वो रिएक्टिव पावर नहीं करता। आपका इंडक्टर तो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, कैपेसिटर का काम देने का है। तो यहाँ ये लाइन से ये ले रहा होगा, मतलब इंडक्टर तो जो होगा कैपेसिटर दे भी रहा होगा। तो यही कुछ इफेक्ट आगे आने वाले हैं। जैसे मान लो कि जितनी लाइन को चाहिए इंडक्टिव पावर, कैपेसिटर ने उतनी ही दे रखी है,
तो आपके तो फायदा है, कोई लॉस ही नहीं होगा। अगर कैपेसिटर कम देगा तो थोड़ी बहुत आपको देनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा। कैपेसिटर ने ज्यादा दे दिया तो तब ओवर वोल्टेज होगा, वो आगे आएगा फेरेंटी इफेक्ट, कि अगर लाइन कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाता है तो सेंडिंग एंड मतलब रिसीविंग एंड पे आपके वोल्टेज ज्यादा मिल रहा होता है, तो वो कुछ कैपेसिटेंस का इफेक्ट है। यही इफेक्ट आप घर में भी लगा सकते हो, आपके थोड़ा बिल कम आ सकता है। मतलब कुछ नहीं करना, कैपेसिटर बैंक ले आओ या तो बाहर से, और वो सर्किट में बस लगा दो आप। हाँ ये है कि रिएक्टिव पावर यूज भी करनी चाहिए, आप ऐसा नहीं कि मतलब कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ बल्ब ऑन करके बैठे हो, तब चालू हो उस केस के अंदर। ठीक है, ये तो लिख लिया। नो ठीक है, पहले ठीक है ये लिखवा दूं क्या, चलो ठीक है, लिख 2 बार बनाने पड़ेंगे, चल जाएगा। कैसे कैसे होते हैं पैरामीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, क्या होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लंप्ड कुछ नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रेजिस्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इंडक्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपेसिटेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक और था जी कंडक्टेंस, वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ही होता है होने को। लेकिन इन सबको एक्चुअल में हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए किसमें लंप्ड बना रहे हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का डेटा कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज आर और जी, यही आएगा ना। नो, ये आपको एक बेसिक डेटा दिया गया है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, और लाइन की जो लेंथ है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आपकी लाइन की लेंथ है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर ऐसे आएगा कि पर किलोमीटर रेजिस्टेंस कितना है। मैं तो ये बेसिक ले रहा हूँ 0.1, या 0.1 की जगह आप चाहो तो 1 ले लो, या कितना भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, 0.1 ही रहने दो। ठीक है, 0.1 ओम पर किलोमीटर, 0.06 हेनरी पर किलोमीटर, 0.07 माइक्रो फेरेड पर किलोमीटर, और कंडक्टेंस आपका गया 0.9 नैनो मो पर किलोमीटर। ये क्लियर है। अब इसको लंप्ड में आपने बनाया है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या क्या लिखूं, पूरी लेंथ लाइन की 100 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का तो लेना नहीं है, आपको पूरे 100 का ही लेना है। तो जो भी ये डेटा है आर, अगर मान लो रेजिस्टेंस 1 किलोमीटर का आपका 0.1 है, तो 100 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे ना, तो कितना आ जाएगा 10 ओम। इंडक्टेंस 6, कैपेसिटेंस और ये आएगा, ये कुछ अलग आएगा क्या, ये दोनों या सेम आएंगे, लाइन सीरीज के अंदर लगती हुई जाती है।
तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, इंडक्टेंस ऐड हो जाता है, कैपेसिटेंस का क्या कहना है? ये अपॉन 4 तो 10 हो जाएगा सर। कैपेसिटेंस और साथ में पहले के अकॉर्डिंग 0.0007 यही आएगा 7 माइक्रोफेरेड, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए मिलेंगे। जैसे एक आर एल कैपेसिटर और कंडक्टेंस ऐसे ही मिलते जाएंगे आगे। तो रेजिस्टेंस तो ऐड होंगे, इंडक्टेंस भी ऐड हो जाएंगे, कैपेसिटर भी ऐड ही होंगे पैरेलल में, उसी तरह कंडक्टेंस भी ऐड ही होगा। तो बेसिक अगर पर किलोमीटर है तो मल्टीप्लाई बाई 100, अगर 10 किलोमीटर होता तो मल्टीप्लाई विद 10, 70 किलोमीटर होता तो मल्टीप्लाई विद 70, जितना भी आएगा कर लोगे। ये मैंने वो लॉन्ग वाला देखो डेटा बनाया ही नहीं है, याद रखना। वो लॉन्ग वाला मतलब वो पूरा बनाया, मैंने लंप्ड से स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया ही नहीं है। तो यहाँ आप लिख दोगे कितना, 10 ओम, 6 हेनरी, 7 माइक्रोफेरेड, 9 नैनो मूल। ठीक है, बना लो भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन का। नाउ हाँ, यहाँ ये देखो, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये सेंडिंग एंड करंट। एंड बोलते हैं मतलब जो स्टार्टिंग हो चाहे एंडिंग हो, मतलब एंड। उसी तरीके से ये रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड दिस इज रिसीविंग एंड